हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं संयुक्त फलन, कंपोजिट ऑफ फंक्शन। संयुक्त फलन दो फलनों का संयोजन है और दो फलन पहले परिभाषित होने चाहिए, उसके पश्चात ये इनका संयोजन हो सकता है। उसमें भी एक शर्त है कि पहले फलन का जो परिसर है वो दूसरे फलन का प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। जैसे परिभाषा के अकॉर्डिंग देखिए, अब यदि फलन f a से b तथा फलन g b से c में परिभाषित है, दो फलन परिभाषित हैं, तो f और g का संयोजन फलन GOF होता है तथा फलन GOF a से c जहाँ GOFX तथा GOFX इक्वल टू किसके बराबर, GFX द्वारा परिभाषित होता है। यहाँ पर ध्यान दें कि f a से b में परिभाषित है और g b से c में परिभाषित है। यहाँ पर ये इसका सहप्रांत और g का प्रांत क्या है, देखिए उभयनिष्ठ है, कॉमन है। या तो f का प्रांत सहप्रांत और g का प्रांत कॉमन होना चाहिए, या f का जो परिसर आता है, जो सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है f का, वो इसका उपसमुच्चय होना चाहिए, g के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए, तभी इन दोनों का संयोजन होगा। तो देखिए b तो हो जाएगा कैंसिल आउट, ऐसे कह सकते हो आप, और उल्टा पढ़ें आप GOF और ये a से c में परिभाषित हो जाएगा। यहाँ ध्यान दें, ये और ये उभयनिष्ठ होना चाहिए। अधिकांशतः आपके बुक्स में ये उभयनिष्ठ ही होते हैं। अधिकांशतः, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये f का सहप्रांत और g का प्रांत उभयनिष्ठ होना चाहिए, आपके बुक्स में यही है। जबकि ये भी है कि f का परिसर, इसी में से जो आता है परिसर, वो g के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। लेकिन आपके बुक्स में एक सिंपल मेथड दिए गए हैं, इसलिए हम यहाँ पर यही ध्यान रहे कि पहले फलन का सहप्रांत और दूसरे फलन का प्रांत उभयनिष्ठ होना चाहिए, तभी ये हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो, इसको हम हटा सकते हैं, ये इसमें संयोजन हुआ, b के कारण संयोजन हुआ, इसलिए हटा सकते हैं, और ये फलन हो जाएगा आपका a से c में संयोजन हो जाएगा GOF। f o g नहीं होगा, GOF होगा, और a से c में ये संयोजन होगा। जैसे चित्रानुसार भी देखें कि a का कोई अवयव x लेते हैं और a से b में ये फलन f परिभाषित है, तो ये f x पर आरोपित होने पर ये fx जो है वो b का अवयव बन जाएगा। अब ये fx b का अवयव है और b से c में कौन सा फलन है, g, तो g इस पर आरोपित करेंगे तो GFX किसका अवयव होगा, c का अवयव होगा। अब यह ध्यान रहे कि GFX ये c का अवयव है, और अब यहाँ से क्या a से c में हम कोई फलन परिभाषित कर सकते हैं, तो a से c में कौन फलन है, GOF, तो a से c में फलन है GOF, तो ये x जो है ये x पर आरोपित होगा GOF, तो क्या बनेगा GOFX। इधर से बना GFX और इस तरफ से बना GOFX, तो ये क्या हुए, इक्वल टू, इसलिए GOFX इक्वल टू होता है G कोष्टक FX। ठीक है, इसको याद करने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि O को हटाकर कोष्टक लगा दो आप। ठीक है, तो GOFX की परिभाषा हम याद रखेंगे कि G कोष्टक FX द्वारा परिभाषित होता है, और ये प्रत्येक x अवयव a के लिए, a क्या है, यहाँ पर GOF का प्रांत है। देखिए GOF का प्रांत कौन है, a है, इसलिए GOF का प्रांत a। यहाँ पर मैंने पहले कल भी कहा था आपको, यहाँ पर जो अवयव आता है वो केवल और केवल प्रांत का ही अवयव होता है। यहाँ पर कौन फलन है, GOF, तो GOF का प्रांत कौन है, a, तो ये x जो है वो a का अवयव है, इसलिए लिखा गया है प्रत्येक x अवयव a के लिए है, सभी x अवयव a के लिए ये परिभाषा सत्य है। GOFX इक्वल टू G कोष्टक FX के तुल्य होता है। यहाँ पर ये बातें नोट करने की आवश्यकता है कि पहली बात है f का जो परिसर होता है
एफ का जो परिसर जो मैंने पहले ही बताया है वो उपसमुच्चय होना चाहिए, जी के प्रांत का होना आवश्यक है। यहाँ बुक्स में अधिकतर जो है वो एफ का सप्रांत, परिसर के स्थान पे आप एफ का सप्रांत और उपसमुच्चय जी का प्रांत भी ले सकते हो। एफ का सप्रांत और जी का प्रांत, ठीक है, ये भी आप ले सकते हो। दूसरी जो पॉइंट है, जियो एफ एक्स का जो प्रांत होता है वह हमेशा एफ के प्रांत के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर एफ का प्रांत कौन है, ए है। जियो एफ का प्रांत कौन है, ए, अर्थात जियो एफ और एफ का प्रांत हमेशा बराबर होते हैं। इसी प्रकार जियो एफ का सप्रांत कौन है, सी, और जी का सप्रांत कौन है, सी। तो जियो एफ का सप्रांत और जी का सप्रांत इक्वल होते हैं। तो जियो एफ का सप्रांत और जी का सप्रांत इक्वल है। अब यहाँ चौथा पॉइंट ये है, प्रथम फलन का सप्रांत द्वितीय फलन का प्रांत होना चाहिए। ये बुक्स में है अपने, जबकि ऊपर जो बताया है ये सत्य है। एफ का परिसर उपसमुच्चय होता है जी का प्रांत का, या एफ का यानी प्रथम फलन का जो सप्रांत द्वितीय फलन का प्रांत होना चाहिए, तभी संयोजन होगा, अन्यथा संयोजन नहीं होगा। अब इसमें हम एग्जाम्पल पर विचार करते हैं। देखिए आपके पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, यदि समुच्चय ए में 1 2 3 अवयव हैं और बी में ए बी सी ये 3 अवयव हैं और सी में एल एम एन ये अवयव हैं। अब यहाँ पर एफ जो है वो ए से बी में परिभाषित है और जी जो है वो बी से सी में निम्न प्रकार परिभाषित है। एफ ए बराबर F1 बराबर, यहाँ पर ध्यान रहे F का प्रांत कौन है, A, तो A में से ही हम अवयव ले सकते हैं, अर्थात F पर आरोपित, हाँ ये F 1 2 3 पर ही आरोपित कर सकते हैं। तो F1 का मान यहाँ पर A, B का अवयव लेंगे और F2 का मान क्या है, B, F3 का मान क्या है, A, ये लिया गया है उदाहरण के तौर पर। एफ ए का मान जी ए का मान, अब ध्यान दें जी का जो प्रांत है वो बी है, इसलिए जी किस पर आरोपित होगा, बी के अवयव पर, अर्थात ए बी सी पर ही आरोपित करेंगे हम। तो इसलिए यहाँ पर यह अवयव किसके लिए गए हैं, बी के अवयव लिए गए हैं, क्योंकि जी का प्रांत बी है इसलिए बी के अवयव लेंगे। तो जी ए का मान एम के बराबर है जो सी के अवयव होने चाहिए। इसी तरह जी बी का मान हमने लिया है एन और जी सी का मान एल लिया गया है। तो ये कह रहा है जीओ एफ ज्ञात करो, जीओ एफ ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रहें कि सबसे पहले जो संयोजन है वो किस से किस में परिभाषित है, ये आपको बताना आवश्यक है, ठीक है। तो जहाँ यहाँ पर देखिए एफ ए से बी में है तथा जी बी से सी में है। चूँकि ये बी और बी उभयनिष्ठ है इसलिए इन दोनों का संयोजन हो सकता है। और क्या होगा, जी ओ एफ किस से किस में, ए से सी में, तो लिखा है जी इम्प्लाइज दैट जी ओ एफ ए से सी में परिभाषित है। अब यहाँ पर हमें पता लगा कि जी ओ एफ का प्रांत कौन है, ए, इसलिए जी ओ एफ किस पर आरोपित होगा, ए के अवयवों पर ही आरोपित होगा। इसलिए ए के अवयव कौन कौन से हैं, 1 2 3। तो जी ओ एफ 1 का मान निकाल सकते हैं, जी ओ एफ 2 का मान निकाल सकते हैं, जी ओ एफ 3 का मान निकाल सकते हैं। ये ध्यान रहे जी ओ एफ ए का मान आप नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि जी ओ एफ का प्रांत ए है तो ए के अवयवों पर ही ये आरोपित होगा, इसलिए जी ओ एफ ए का मान निकालेंगे। तो जी ओ एफ 1 का मान निकालेंगे हम सबसे पहले, जी ओ एफ 1, तो सबसे पहले परिभाषा के अकॉर्डिंग ओ का हटाओ और कोष्टक लगा दो, तो जी एफ 1। अब एफ 1 का मान कितना दिया गया है, ए, तो इस एफ 1 के स्थान पे लिख दिया है ए, तो ये बन गया जी ए। और जी ए का मान कितना दिया गया है, एम, तो ये जी ए का मान हुआ एम। इस प्रकार जी ओ एफ 1 का मान हमें प्राप्त हुआ एम, ठीक है। तो 1 का प्रतिबिंब एम हुआ किसके अंतर्गत, जी ओ एफ के अंतर्गत। इसी तरह जी ओ एफ 2 का मान, ओ को हटाओ, जी कोष्टक F2 का मान देखिए यहाँ पर दिया गया है बी, तो F2 का मान लिख दिया बी, तो जी बी, और जी बी बराबर क्या हुआ, एन। तो 2 का प्रतिबिंब एन हुआ किसके अंतर्गत, जी ओ एफ के अंतर्गत।
GOF3 का मान G कोष्टक F3, ठीक है। तो F3 का मान ये दिया गया है A, तो F3 का मान A, और GA का मान कितना है, M है। तो इस प्रकार 3 का प्रतिबिंब M। तो इस प्रकार GF का मान निकाला हमने, 1 का प्रतिबिंब M, तो 1M कर्मित युग के रूप में लिख रहे हैं हम, और 2 का प्रतिबिंब N है तो 2N हुआ, 3 का प्रतिबिंब M है तो 3M हुआ। तो इस प्रकार हम संयोजन फलन ज्ञात कर सकते हैं, या फलनों का संयुक्त फलन ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए हम एग्जाम्पल नंबर 2 पर विचार कर रहे हैं। तो ध्यान दें, यहाँ पर एग्जाम्पल दूसरा है, यदि F B से A में है, G B से C में है, H A से B में है, तथा I फलन जो है वो C से D में है, परिभाषित ये फलन दिए गए हैं, तो निम्न फलनों का संयोजन संभव है। तो आपके किन फलनों का संयोजन संभव है यह आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान दें, मैंने ये पहले कहा है कि पहले फलन का सहप्रांत और दूसरे फलन का प्रांत ये कॉमन होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो पहले फलन का परिसर और दूसरे फलन के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। यहाँ पर आपकी पुस्तक में अधिकतर यही है कि सहप्रांत और प्रांत पर ही आधारित है। तो देखिए F B से A में है, तो अब ये देखो इसका संयोजन करने के लिए ये समुच्चय A कहाँ पर है, जो जिसका ये प्रांत है, जिस फलन का ये प्रांत है। तो देखो ये A यहाँ पर प्रांत नहीं है, यहाँ है ये प्रांत, तो F का संयोजन H से हो सकता है। तो लिखा गया देखो F B से A में है, तथा H लिया गया है क्योंकि ये A कॉमन हो गया। तो F B से A में है, H A से B में है, तो ये A के कारण ये संयोजन होता है, और ये होगा HOF। उल्टा पढ़ेंगे हम, HOF, और किस से किस में होगा, B से B में होगा ये। तो HOF B से B में हो गया ये फलन, ठीक है। इसी प्रकार पुनः अब ध्यान दें, और A है क्या कहीं पर, प्रांत केवल यही है, इसी से संयोजन होगा, यहाँ A नहीं है, इससे संयोजन नहीं होगा। तो F का संयोजन हो चुका है, केवल H से होगा। अब यहाँ पर फिर से H A से B में है, H A से B में है, B प्रांत किस में है, ये B प्रांत इसमें है, तो इससे संयोजन हो सकता है और G से संयोजन हो सकता है। तो ध्यान दें, यहाँ पर H A से B में ये लिया गया है, H A से B में, तो B प्रांत किसका है, F का है, तो F को ले लिया पहले। F B से A में है, ये देखो उभयनिष्ठ है, इसलिए इनका संयोजन हो सकता है FOH। तो FOH किस से किस में होगा, A से A में होगा। तो ये प्रथम और ये अंतिम, तो A से A में होगा, FOH A से H में हुआ। अब ध्यान दें, फिर से यहाँ पर H A से B में है, और B ये फिर से प्रांत G का है, तो ये G का प्रांत B है, ये B उभयनिष्ठ है, इसलिए H A से B में है और G B से C में है, ये दोनों उभयनिष्ठ है, इसलिए इनका संयोजन हुआ GOF, और ये हुआ A से C में, तो ये A से C में हुआ। ये आपको प्रक्रिया आनी चाहिए, तभी आपको ये पता लगेगा कि आपको करना क्या है। संयोजन सबसे पहले आपको ज्ञात करना आना चाहिए, माने बनाना आना चाहिए। इसी प्रकार देखो G B से C में है, अब ये C प्रांत किसका है, देखो यहाँ पर C प्रांत नहीं है, इसमें C प्रांत नहीं है, इसमें C प्रांत है, तो इसका संयोजन I ये लेंगे हम कि G B से C में है, I C से B D में है, तो यहाँ पर C उभयनिष्ठ है, और ये संयोजन होगा IOG, तो ये संयोजन हुआ IOG, और किससे किस में हुआ, B से D में हुआ संयोजन, ठीक है। तो इस प्रकार हम संयोजन बता सकते हैं कि ये फलन संयोजन किस से किस में परिभाषित हैं। ये कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, ये फर्स्ट स्टेप है, संयोजन का फर्स्ट स्टेप है। आपको ये क्रिया आएगी तभी आगे की प्रक्रिया आप कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते आप। अब हम लेते हैं पाठ्य पुस्तक के कुछ उदाहरण देते हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, उसका उदाहरण पहला है, यदि A बराबर
1 2 3, बी बराबर 4 5 ये अवयव दिए गए हैं, सी बराबर 7 8 9 तथा एफ ए से बी में है और वह जी बी से सी में है, निम्न प्रकार परिभाषित हैं। तो F1 किससे किस में है? 4, F1 का मान है 4, F का प्रांत ए है, ए के अवयव लिए गए हैं, F1 का मान 4 बी में से लिया गया है, F2 का मान 4, F3 का मान 5, G4 का मान आपको दिया गया 8 और G5 का मान दिया गया है आपको 9। तो GOF ज्ञात करो। तो सबसे पहले ये हम लिखेंगे कि F देखिए किससे किस में है, F ए से बी में है और G किससे किस में है, B से C में है। तो यहाँ पर देखिए B और ये B उभयनिष्ठ है, तो ये GOF किससे किस में होगा, A से C में। तो लिखेंगे हम इम्प्लाइज दैट GOF ये किससे किस में हुआ, A से C में। तो A से C में हुआ। इससे ये पता लगता है कि हमें GOF ज्ञात करने के लिए हम इसको GOF को किस पर आरोपित करेंगे, A के अवयव पर आरोपित करेंगे। तो ये A के अवयव कहाँ हैं, ये रहे 1 2 3। तो हम GOF का मान 1 2 3 से निकालेंगे। तो GOF1 का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो लिखोगे GOF1 का मान, GOF1 सबसे पहले इस O को हटाओ और कोष्टक लगा दो आप, GF1। अब F1 का मान देखिए कितना है, 4 है, तो ये G4 हुआ, G4 उसके पश्चात G4 का मान कितना है, G4 का मान 8 है, तो ये हुआ 8। तो ये GOF1 का मान 8 हुआ, अर्थात 1 का प्रतिबिंब 8 है, किसके अंतर्गत, GOF के अंतर्गत। अब हम ज्ञात करेंगे GOF2 का मान निकालेंगे। दूसरा अवयव लिया हमने A का, तो G कोष्टक F2, F2 का मान कितना है, 4 है, तो F2 के स्थान पे 4 रख दो। तो ये फिर से 4 रख दिया हमने। तो G4 का मान फिर से कितना है, 8 है, तो 2 का प्रतिबिंब भी कितना है, 8 है। इसी तरह GOF3 का मान निकालो। तो GOF3 का मान GF3, देखिए F3 का मान बताओ, F3 का मान ये रहा 5, तो F3 का मान लिख दो यहाँ पर 5 और G5 का मान कितना है, 9, तो G5 का मान 9 हुआ। तो इस प्रकार ये हुआ हमारा GOF इक्वल टू कर्मित युग्म के रूप में लिखेंगे, कर्मित युग्म के रूप में 1 का प्रतिबिंब 8, तो ये हुआ 1,8, 2 का प्रतिबिंब 8, तो 2 का प्रतिबिंब हुआ 8। इसी तरह 3 का प्रतिबिंब 9, तो 3 का प्रतिबिंब हुआ 9। तो इस प्रकार हमने ये GOF ज्ञात कर लिया। अब फिर से देखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखिए, यदि F R से R में है और Fx बराबर दिया गया है sin x तथा G R से R में है, Gx बराबर x², तो FOG तथा GOF ज्ञात करो। सबसे पहले चूँकि ये आपको दिया गया है, F R से R में दिया गया है तथा G भी R से R में दिया गया है, इसलिए GOF ये R से R में होगा और तथा FOG भी R से R में होगा, क्योंकि ये R और ये R कॉमन, तो ये R से R में होगा। G को पहले लिखते हैं, G R से R में, F R से R में, तब भी क्या आएगा, ये R से R में होगा। तो यहाँ पर प्रांत भी R है, सहप्रांत भी R है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो FOG और GOF भी R से R में होंगे। अब हम FOGX का मान ज्ञात करेंगे। तो FOGX का मान निकालें, FOGX, तो ये हुआ F कोष्टक GX का मान लिखो, GX का मान है x², ये हुआ FX²,
ठीक है। एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का मान है साइन एक्स, तो एक्स के स्थान पे अगर एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो एफ एक्स स्क्वायर का मान होगा साइन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ये एफ के सूत्र में लगाओ, तो एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर रखने पर ये बनेगा साइन एक्स स्क्वायर। या आप इसको इस प्रकार भी पढ़ सकते हो, एक्स को अगर हम राशि पढ़ते हैं तो एफ राशि का सूत्र है साइन राशि, तो ये एफ राशि का सूत्र हुआ साइन ये राशि, अर्थात साइन एक्स स्क्वायर, ये नंबर 1 हुआ। तो इस प्रकार हमने ये ज्ञात किया।